हेलो दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं मोहनलाल यादव आज आपके लिए राजस्थान इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो है अपना नया टॉपिक रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश। देखो, रणथंभौर के चौहान वंश की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि अजमेर के चौहान वंश का अंत 1192 ईस्वी में हुआ था और उसका अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड पराजित हो जाता है तो उसका पुत्र था गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र कौन था? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान को अजमेर का शासक घोषित किया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो याद रखना, किसकी अधीनता? दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। कालांतर में यह अजमेर छोड़कर कहां चला गया? रणथंभौर चला गया और रणथंभौर में इसने 1194 ईस्वी में एक नए वंश की नींव रखी। कब रखी? 1194 ईस्वी में। तो याद रखना कि गोविंदराज चौहान के द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी गई थी। यही कारण था कि गोविंदराज चौहान को रणथंभौर के चौहान वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? गोविंदराज चौहान को माना जाता है। अब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक वैसे तो हमीरदेव चौहान हुआ, लेकिन गोविंदराज चौहान के बाद में कई नाम मात्र के शासक बने। जैसे अपन बात करें, पहला गोविंदराज चौहान बन गया, दूसरा बन गया वाहलन, तीसरा बन गया प्रहलाद, नेक्स्ट बना वीर नारायण, उसके बाद में बना जयसिम्हा, या जिसको आप जेतर सिंह भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जेतर सिंह। तो ये याद रखना कि गोविंदराज चौहान के बाद में रणथंभौर में जो शासक बने वो शासक कौन कौन से थे? वाहलन था, प्रहलाद था, वीर नारायण था, उसके बाद में जयसिम्हा या ऐसे कहते हैं कि जेतर सिंह था। अब जेतर सिंह के बाद में इनके वंशजों या इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि हमीरदेव चौहान इसका ज्येष्ठ पुत्र था, जबकि ऐसे कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान इसका तीसरा पुत्र था। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी हमीरदेव चौहान हुआ, जो 1282 ईस्वी में यहाँ का शासक बना। और ऐसे कहते हैं कि यह जेतर सिंह या जयसिम्हा का कौन सा पुत्र था? तीसरा पुत्र। अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव कब बना? 1282 में। कब तक रहा? 1301 ईस्वी तक। कब तक रहा? 1301 ईस्वी तक। यह जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था और ऐसे कहते हैं कि कई इतिहासकारों ने इसको ज्येष्ठ पुत्र भी बताया, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और कब यहां रणथंभौर की गद्दी पर बैठा? ये 1282 ईस्वी में। सबसे पहले अपन बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, कि हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जानकारी के स्रोत। तो इसकी जानकारी के स्रोतों में पहला स्रोत अपना आता है हमीर महाकाव्य। पहला ग्रंथ कौन सा आता है? हमीर महाकाव्य। जो किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने।
तो याद रखना पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर रासो की बात करें तो इसकी रचना की जोधराज और सारंगधर। किसने की थी? जोधराज और सारंगधर। दूसरा ग्रंथ हो गया अपना हमीर रासो। तीसरा है हमीर हट। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। 4 नंबर का है हमीरायण। हमीरायण ग्रंथ लिखा बढ़ाऊ व्यास ने। नेक्स्ट 5 नंबर का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। जयसिंह सूरी। और नेक्स्ट 6 नंबर का ग्रंथ है खजाइनुल फुतुह। खजाइनुल फुतुह किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। तो यह इसके क्या हो गए? जानकारी के स्रोत हो गए कि हमीर देव चौहान के बारे में हमें जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है हमीर महाकाव्य। किसने लिखा? नैनचंद्र सूरी ने लिखा। हमीर रासो जोधराज या सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। हमीर हट किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। हमीरायण बढ़ाऊ व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी और खजाइनुल फुतुह अमीर खुसरो के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो अपन आगे चले कि इन ग्रंथों से तो हमें हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने शासक बनते ही क्या किया? दिग्विजय की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय। और दिग्विजय की नीति अपनाई तो ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने आसपास के राजाओं को पराजित किया। जैसे धार के राजा भोज को पराजित किया। किसको? धार का राजा था भोज। दूसरा था भीमरस का राजा। भीमरस का राजा कौन था? अर्जुन। उसको पराजित किया। इनको पराजित करने के बाद ऐसे कहा जाता है कि इसने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह। कौन था? समर सिंह। समर सिंह रावल रतन सिंह का पिता जिसको आप कह सकते हो, यह मेवाड़ का शासक था। जब इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो समर सिंह पराजित हो गया और समर सिंह से ऐसे कहते हैं कि भू राजस्व कर के रूप में क्या वसूला था? खिराज। क्या वसूला था? खिराज वसूला था। तो याद रखना कि इसने मेवाड़ के शासक समर सिंह के साथ क्या वसूला? खिराज, क्योंकि समर सिंह इससे पराजित हो गया। इस दिग्विजय की नीति के बाद में ऐसे कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान के द्वारा एक यज्ञ किया गया था और यज्ञ का नाम था कौन सा? कोटिजन यज्ञ। लेकिन हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि हमीरदेव चौहान का दिल्ली सल्तनत से कैसे संबंध थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तानों के समकालीन रणथंभौर में शासन किया था। तो अपन बात करें हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत। हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत। देखो हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इस समय यदि देखा जाए तो 1290 ईस्वी में दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई थी। और नया वंश कौन सा था? खिलजी वंश। कौन सा वंश था? खिलजी वंश।
खिलजी वंश 1290 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हुआ, जो 1320 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1320 ईस्वी तक। यहां पर यदि खिलजी वंश के पहले शासक की बात करें तो इनका पहला शासक था खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कब? 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो खिलजी वंश का था वह कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में यह केकुबात और केमुर्स की हत्या करके इस नए वंश की नींव रखी थी, खिलजी वंश की। यह अपने साम्राज्य में वृद्धि करने के लिए राजस्थान पर आक्रमण करता है, और राजस्थान पर इन्होंने जो आक्रमण किया वह रणथंबोर पर था। कहां पर था? रणथंबोर पर। तो याद रखना कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। पहला आक्रमण इसका 1291 ईस्वी में था। ऐसे कहते हैं कि 1291 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तो इन्होंने क्या किया कि रणथंबोर किले के पास में एक किला है, और वो किला है झाइन का किला। कौन सा किला है? झाइन का किला। याद रखना, रणथंबोर किले के पास में जो किला है झाइन का किला है, और इसी झाइन के किले को रणथंबोर किले की क्या कहा जाता है? कुंजी। क्या कहा जाता है? रणथंबोर किले की कुंजी। किस किले को कहा जाता है? झाइन के किले को। जब इसने 1291 ईस्वी में झाइन के किले पर आक्रमण किया तो इसे कहा जाता है कि हमीर देव चौहान कोटिजन यज्ञ कर रहा था, और यही कारण था कि उसने अपने सेनापति को भेजा था, और सेनापति कौन था? गुरदास सैनी। सेनापति कौन था? गुरदास सैनी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि झाइन के किले पर अधिकार कर लिया, और गुरदास सैनी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह 1291 ईस्वी में झाइन के किले पर अधिकार किया तो इसे कहा जाता है कि इसका दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में रणथंबोर पर था। कहां पर था? रणथंबोर पर। इसने क्या किया कि रणथंबोर किले की का घेरा डाल दिया, और जब रणथंबोर के किले का घेरा डाला तो यह घेरा 8 महीनों तक रहा। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक। 8 महीनों तक जलालुद्दीन खिलजी का घेरा रणथंबोर के चारों तरफ पड़ा रहा, लेकिन ऐसे कहते हैं कि वह रणथंबोर के किले को जीत नहीं पाया था। जब जीत नहीं पाया तो अंत में थककर वह अपना घेरा उठाकर वापस जब दिल्ली जाने लगा तो ऐसे कहते हैं कि उसका एक सेनापति था, और उसका नाम था अहमद चप। क्या नाम था? अहमद चप। इस अहमद चप ने पूछा कि रणथंबोर को बिना जीते ही आप वापस दिल्ली लौट रहे हो, दिल्ली के शहंशाह बादशाह। तब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10, कई जगह 100 किले भी है, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं मानता। यानी इन किलों की कीमत मुसलमान के यानी मेरे एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं है। मैं तो इनको जीतना ही नहीं चाहता, यही कारण है कि मैं अपना घेरा उठाकर वापस दिल्ली जा रहा हूं। ये किसके पूछने पर कहा था? अहमद चप के पूछने पर कहा था। अब क्या हुआ कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, 1316 ईस्वी तक यह दिल्ली का सुल्तान रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो ऐसे कहते हैं कि 1296 ईस्वी में यह खिलजी वंश का अगला सुल्तान बना था। जब खिलजी वंश का अगला सुल्तान बना तो ऐसे कहा जाता है कि इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, यानी यह सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना चाह रहा था। यही कारण था कि इन्होंने
अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया और इसका पहला सैनिक अभियान 1299 ईस्वी में था। कहां पर? गुजरात पर। कहां पर था? गुजरात पर। ऐसे कहते हैं कि इस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्ण भगेला। गुजरात को जीतने के बाद क्या हुआ कि इसके दो सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां को ऐसे कहते हैं कि जब यह गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो गुजरात अभियान पर जाते समय इन्होंने क्या किया? राजस्थान की रियासतों के शासकों से मार्ग मांगा था। जब इन्होंने मार्ग मांगा तो गुजरात अभियान के लिए रणथंभौर और जालोर के शासकों ने मार्ग देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यही कारण था कि जब चित्तौड़ के शासक समर सिंह से इन्होंने मार्ग मांगा तो ऐसे कहते हैं कि समर सिंह ने दंड के रूप में क्या वसूला था? धन वसूला था। और यही कारण था कि गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा? राजस्थान की तरफ अपना अभियान शुरू किया। और 1299 ईस्वी में ये दोनों सेना लेकर आ गए। कहां? रणथंभौर में। इस समय हमीर देव चौहान ने अपने दो सेनापति भेजे थे। एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति आए, उलग खां और नुसरत खां। इधर हमीरदेव चौहान के दो सेनापति आए, धर्म सिंह और कौन? भीम सिंह। 1299 ईस्वी में इन दोनों सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था और युद्ध का नाम था हिंदू वाटिका युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? हिंदू वाटिका युद्ध। और हिंदू वाटी के युद्ध की बात की जाए तो ऐसे कहते हैं कि हिंदू वाटी के युद्ध में इधर नुसरत खां मारा गया था और इधर से भीम सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी एक सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का मारा गया, एक सेनापति किसका मारा गया था? हमीरदेव चौहान का। लेकिन यह जो आक्रमण हुआ इसका एक कारण तो यह बताया गया कि इसने गुजरात अभियान के दौरान मार्ग नहीं दिया था। कुछ इसके अन्य कारण भी माने जाते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। दूसरा कि रणथंभौर किले का एक अलग महत्व था, सामरिक महत्व था कि वो एक अभेद किला था। एक इसका रीजन माना जाता है कि इन दो सेनापतियों के साथ एक मंगोल नेता था। कौन था? मंगोल नेता मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। तो याद रखना कि मंगोल नेता मोहम्मद शाह और इसका एक सहयोगी था के हिब्रू। क्या नाम था? के हिब्रू। यह क्या करते हैं कि इनके मध्य और इनके मध्य लूट के माल को लेकर झगड़ा हो गया था। जब लूट के माल को लेकर झगड़ा हुआ तो ऐसे कहते हैं कि मोहम्मद शाह लूट का माल लेकर कहां पर? रणथंभौर में शरण ले लेता। कहां पर शरण ली? रणथंभौर में शरण ली। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को लौटाने के लिए कहा, लेकिन हमीरदेव चौहान ने कहा कि शरणागत आए हुए व्यक्ति को मैं वापस से नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट, दूसरा एक कारण और माना जाता है कि मंगोल नेता मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना। क्या नाम था? चिमना। इन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था और यही कारण था कि चिमना को लेकर मोहम्मद शाह कहां पे शरण लेता है? रणथंभौर के किले में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं चिमना बेगम और जो अपना मोहम्मद शाह का है। आप इतना याद रखना कि एक तो इसने मार्ग नहीं दिया था, एक वह साम्राज्यवादी शासक था और एक ये मोहम्मद शाह लूट का माल लेकर कहां? रणथंभौर में शरण लेता है। जब आक्रमण हुआ तो इसमें किसकी विजय हुई थी? यहां पर हमीरदेव चौहान की। किसकी विजय हुई? हमीरदेव चौहान की। अब बात करते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। खिलजी का आक्रमण कब हुआ?
1301 ईस्वी। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में किसका घेरा डाल दिया था? रणथंबोर के किले का घेरा डाल दिया। जब इसने रणथंबोर के किले का घेरा डाला चारों तरफ, तो इसे कहते हैं कि घेरा कई दिनों तक पड़ा रहा, लेकिन जीत की कोई आशा नजर नहीं आई। जब जीत की कोई आशा नजर नहीं आई तो इसे कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास अपना एक दूत भेजा। किसके पास? हमीरदेव के पास, कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आपसे संधि करना चाहता है। और यही कारण था कि संधि करने के लिए जब उसने हमीरदेव चौहान को आमंत्रित किया तो उसने अपने दो सेनापति भेज दिए। एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। कितने सेनापति भेजे? दो सेनापति, रणमल और रतिपाल। जब रणमल और रतिपाल दोनों ऐसे कहते कि संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास गए थे, तो दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी से मित्रता कर ली और हमीरदेव चौहान से विश्वासघात करते हुए रणथंबोर किले के गुप्त मार्ग बता दिए। यही कारण था कि 10 जुलाई को हमीरदेव चौहान जब किले में था तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहां पर केसरिया किया गया। क्या किया गया? केसरिया। और ऐसे कहते हैं कि हमीरदेव की पत्नी थी रंगदेवी। हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? रंगदेवी। इस रंगदेवी के नेतृत्व में जल जोहर किया गया। कौन सा जोहर किया गया? जल जोहर। तो प्लस जोहर बराबर क्या कहलाया? ये साका। रणथंबोर के किले का कौन सा साका कहलाया? पहला साका कहलाया। तो याद रखना कि जब रंगदेवी ने जोहर किया तो फारसी के इतिहास में मिलने वाला ये राजस्थान का प्रथम जोहर मानते हैं। राजस्थान का प्रथम जोहर। जो फारसी के इतिहास में मिलता है। वैसे ये जल जोहर था। यदि राजस्थान का पहला अग्नि जोहर की बात करें तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में रतन सिंह की पत्नी पद्मनी के द्वारा किया गया था। और यदि यहीं पे अपन भारत की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि भारत में पहला जोहर 712 ईस्वी में दाहिर सेन की पत्नी रानीबाई के द्वारा किया गया था। कब? 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने रावर का युद्ध लड़ा था दाहिर सेन के साथ, तो उसकी पत्नी रानीबाई ने जोहर किया, जो भारतीय इतिहास का पहला जोहर माना जाता है। तो याद रखना, रंग देवी के द्वारा यह जल जोहर किया गया था। इस समय हमीरदेव चौहान की पुत्री थी देवल दे, जिसको पद्मला भी कहा जाता है। ऐसे कहा गया कि देवल दे या पद्मला ने इस जोहर से एक दिन पहले क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। यदि फैक्टों की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस समय रणथंबोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन बन गया है। क्या बन गया है? कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन बन गया है। मैंने आपको बताया था कि हमीरदेव चौहान ने कोटि जन यज्ञ किया था और कोटि जन यज्ञ का पुरोहित, कोटि जन यज्ञ, इसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। तो याद रखना कि कोटिजन यज्ञ किया था किसने? हमीरदेव चौहान ने, जिसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। यहां पर इतिहासकारों ने हमीरदेव को हटी हमीर के नाम से भी पुकारा है कि यह अपने हट के लिए प्रसिद्ध माना जाता था और हट के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। यही कारण है कि रणथंबोर के चौहान वंश में एक दोहा प्रचलन में आता है। कौन सा? कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो याद रखना कि यह कथन किसके लिए चरित्रार्थ होता है? हमीरदेव चौहान के लिए। हमीरदेव के पिता का नाम था क्या? जयसिम्हा या जैतर सिंह, या जैतर सिंह।
ऐसे कहा जाता है कि हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में कितने खंभों की रणथंभौर के किले में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और इसी 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। और इस प्रकार से 1301 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश का क्या हो गया था? अंत। एक बार दोबारा देखना, अपन शुरू से दोबारा देखते हैं। हाँ जी, देखो अपन बात करें थी रणथंभौर के चौहान वंश की, उतारते भी जाना आप। जब गोविंदराज चौहान की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक, जिसको पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था, जो 1194 ईस्वी में कहा गया? रणथंभौर आ गया। और रणथंभौर में इसने क्या किया कि रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी। यही कारण था कि गोविंदराज चौहान को क्या कहा गया? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा गया। इसके बाद में रणथंभौर में जो अगले शासक बने उसमें एक का नाम वाहलन था, प्रहलाद था, वीर नारायण था और जयसीमा था। जयसीमा कह सकते हो या जेतर सिंह कह सकते हो। और जेतर सिंह का तीसरा पुत्र कौन आता है? हमीरदेव चौहान। तो अपन बात करेंगे हमीरदेव चौहान कब बना? 1282 ईस्वी में। कब तक रहा? 1301 ईस्वी तक। ऐसे कहा जाता है कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक था। प्रतापी या शक्तिशाली, याद रखना कि रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली शासक हमीरदेव चौहान को बताया गया। हमीरदेव चौहान की इतिहास की यदि जानकारी लें तो हमें इन 6 ग्रंथों से मिलती है। पहला है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचनाकार नैनचंद्र सूरी था। हमीर रासो ऐसे कहते हैं कि जोधराज व सारंगधर के द्वारा लिखी गई थी। हमीर हट किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई थी। हमीरायण बढ़ाऊ व्यास के द्वारा लिखी गई थी। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई थी। और खजाइनुल फुतुह, यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था जिसने खजाइनुल फुतुह लिखी, जिसमें भी हमीरदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान जब शासक बना 1282 ईस्वी में तो इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति में इन्होंने क्या किया कि धार के राजा भोज को, भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करने के बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। इस समय मेवाड़ का शासक समर सिंह था, रावल रतन सिंह का पिता था समर सिंह। उसको पराजित करके यहां से खिराज वसूला। और खिराज का अर्थ मैंने आपको बताया था भू राजस्व कर। कौन सा कर? भू राजस्व कर। तो याद रखना खिराज का अर्थ क्या है? भू राजस्व कर। आगे की बात करें कि यदि हमीरदेव चौहान का संबंध दिल्ली सल्तनत से देखा जाए तो इस समय इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का पहला शासक या संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासक रहा। ऐसे कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में विस्तार या वृद्धि करने के लिए राजस्थान में आक्रमण किया और राजस्थान के रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया। 1291 ईस्वी में जब आक्रमण किया तो इसने क्या किया? रणथंभौर के पास एक किला था, झाइन का किला। झाइन के किले पर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इस समय ऐसे कहते हैं कि ये हमीरदेव चौहान का सेनापति था गुरदास सैनी। ये लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और झाइन के किले को क्या कहा गया? रणथंभौर किले की क्या कहते हैं? कुंजी भी कहते हैं, चाबी भी कहते हैं। दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में था। ऐसे कहते हैं कि रणथंभौर के किले का घेरा डाला। घेरा 8 महीनों तक पड़ा रहा, लेकिन जब जीत की कोई आशा नहीं थी तो ऐसे कहा गया कि उसने जब घेरा उठाकर दिल्ली जाने लगा तो उसका एक सेनापति था अहमद चप। इसके पूछने पर रणथंभौर के किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह हो गया अपना जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 ईस्वी में क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी का
दामाद और भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के यदि आक्रमण के कारणों की बात की जाए तो पहला अभियान था इसका गुजरात का, जिसके लिए ऐसे कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को मार्ग नहीं दिया था, क्योंकि इसके अभियान पर गुजरात का शासक उस समय करण बघेला था और 2 सेनापति गए थे, उलग खां और नुसरत का। ये इसका पहला कारण था। दूसरा कारण ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था और ये अपने साम्राज्य में क्या करना चाहता था? वृद्धि करना चाहता था। ये इसका दूसरा कारण था। तीसरा कारण ऐसे कहते हैं कि गुजरात के अभियान पर लूट के माल को लेकर उलग खां, नुसरत खां, मंगोल नेता मोहम्मद शाह और के हिब्रू के मध्य जब विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो मंगोल नेता मोहम्मद शाह लूट का माल लेकर कहां शरण लेता है? रणथंबोर में शरण लेता है। ये इसका तीसरा कारण था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को वापस लौटाने के लिए कहा तो हमीर देव चौहान ने कहा कि शरणागत आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया जा सकता। और एक कारण ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना और मंगोल नेता मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग, और यही कारण था कि मोहम्मद शाह चिमना बेगम को लेकर कहां पे शरण लेता है? रणथंबोर के किले में। इन्हीं कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया। कहां पर? रणथंबोर पर। पहला आक्रमण इसका कब था? 1299 ईस्वी में। कब था? 1299 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया। कौन सा? हिंदू वाटिका। कौन सा युद्ध लड़ा गया? हिंदू वाटिका। तो याद रखना, हिंदू वाटिका युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? उलुग खां प्लस नुसरत खां वर्सेस धर्म सिंह प्लस भीम सिंह। ये दोनों सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये दोनों सेनापति थे हमीर देव चौहान के। इस युद्ध में हमीर देव चौहान की विजय तो हुई, लेकिन उसका एक तो सेनापति था भीम सिंह, ये वीर गति को प्राप्त हुआ, और इधर नुसरत खान लड़ता हुआ मारा गया। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आया और उसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर के किले का घेरा डाल दिया। उतार लो इसको। अब बात करेंगे अपन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की कि उसने स्वयं ने कब घेरा डाला। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 ईस्वी में क्या किया? रणथंबोर के किले का घेरा डाल दिया। वही कारण है कि रणथंबोर का किला 7 पहाड़ियों से प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जीत की कोई आशा नजर नहीं आई, तो उसने हमीरदेव चौहान के पास अपने संधि का प्रस्ताव भेजा। ऐसे कहा जाता है कि संधि करने के लिए हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति भेजे, रणमल और रतिपाल, और दोनों ही सेनापतियों ने हमीरदेव चौहान के साथ क्या कर लिया? विश्वासघात कर लिया और किले के गुप्त मार्ग बता दिए। और ऐसे कहते हैं कि खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई। इस समय हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में सैनिकों ने केसरिया किया और उसकी पत्नी थी रंग देवी। रंग देवी ने ऐसे कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं के साथ जल जोहर किया था। इसकी तिथि में थोड़ा सा मतलब आपके लिए कंट्रोवर्सी है, कई जगह 10 जुलाई बता रखा, कई जगह 11 जुलाई बता रखा। आप कह सकते हो कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर किया गया, जो रणथंबोर के किले का पहला साका कहलाया तथा फारसी में मिलने वाला राजस्थान का पहला जोहर माना जाता है। मैंने आपको यहां पर भारत का पहला जोहर भी बता दिया कि भारत का पहला जोहर कब हुआ? 712 ईस्वी में। कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसने किया? रानी बाई ने। किसकी पत्नी थी? दाहिर सेन की पत्नी थी। याद रखना, किसकी पत्नी थी? दाहिर सेन की पत्नी थी। यह भारत का पहला जोहर माना जाता है। ऐसे कहा गया है कि इस जोहर से पहले इसकी पुत्री थी देवल दे, या उसको पद्मला भी कहा जाता है, उसने आत्महत्या कर ली थी। जब रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़, इस्लाम का सदन। गढ़ कुफर यानी इस्लाम के विरोधी माना जाता है, और सदन का अर्थ होता है घर। सदन बन गया है यानी इस्लाम का घर बन गया है। यही पे ऐसे कहते हैं कि जेतर सिंह की याद में हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, और इसी 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है।
हमीरदेव चौहान अपने इतिहास में हमीर हट के नाम से भी जाना गया था, और हमीर हट के नाम से जाना गया इसीलिए इसके लिए एक दोहा प्रचलित है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये आपका रणथंभौर का चौहान वंशवाद जो कंप्लीट हुआ। उतार लो इसको।